नमस्कार साथियों, मैं गजेंद्र सिंह सिसोदिया आपका ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम बात करने वाले हैं भारत भूगोल के बारे में। भारत भूगोल के विभिन्न आयामों पर हम चर्चा करेंगे। उससे पूर्व भूगोल विषय की मूलभूत जानकारी और भूगोल विषय को कैसे पढ़ा जाए, कैसे प्रभावी तरीके से अधिगम लर्निंग की जाए, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा जिनसे आपको तथ्य और जो कंसेप्ट संप्रति याद रखने में आसानी होगी। तो सबसे पहले बात करेंगे कि भूगोल विषय पढ़ा कैसे जाए, उसके बाद भूगोल की मूलभूत जानकारी पे आते हैं। तो साथियों, हम बात करने वाले हैं कि भूगोल विषय में आपको देखने मिलेंगे तथ्य, फैक्ट्स, संप्रत्य, कॉन्सेप्ट्स। इन दोनों को अच्छे से प्रभावी ढंग से याद करने के लिए आपको सहारा लेना पड़ेगा नक्शे का। नक्शे भूगोल विषय में काफी महत्वपूर्ण है। आप जब भूगोल विषय पढ़ना प्रारंभ करें, चाहे विश्व, भारत या राजस्थान भूगोल का कोई भी उपभाग हो, आपके पास हमेशा जो भी विषय आप अध्ययन कर रहे हैं उसके नक्शे आपके पास होने चाहिए। नक्शे दो तरह के आते हैं, राजनीतिक और भौगोलिक। आपके पास दोनों ही प्रकार के नक्शे अवेलेबल होने चाहिए। एक और है रेखा चित्र। साथियों, भूगोल विषय में नक्शे या रेखा चित्र द्वारा भी जो है आंकड़े और संप्रत्य अच्छे से याद किए जा सकते हैं। तो चलिए, ये तो बात होगी कि भूगोल विषय पढ़ा कैसे जाए। देखिए, अगर इन तरीकों को आप फॉलो करेंगे तो आप निश्चित रूप से कुशल ढंग से भूगोल का अध्ययन कर पाएंगे और कम समय में अधिक प्रभावी कार्य कर पाएंगे। अब हम बात करने वाले हैं भूगोल विषय की कुछ प्रारंभिक जानकारी। भूगोल शब्द की उत्पत्ति और भूगोल की सामान्य जानकारी को लेकर हम बात करेंगे। तो साथियों, चलते हैं भूगोल विषय की ओर। देखिए, हम बात कर रहे हैं, विषय जो है हमारा वो है भूगोल। भूगोल के लिए अंग्रेजी में ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया जाता है। ज्योग्राफी शब्द जो है ये ग्रीक भाषा के दो शब्द। भाषा कौन सी साथियों? ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं, जियो और ग्राफोज। जियो और ग्राफोज से ज्योग्राफी शब्द बना है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन। तो सीधे सीधे अगर शाब्दिक तौर पर देखा जाए तो आपके सामने स्पष्ट है कि जो विषय या जो विज्ञान साथियों पृथ्वी का वर्णन करता है, किसका वर्णन करेगा? पृथ्वी का वर्णन करेगा, उसे क्या कहेंगे? भूगोल। यानी पृथ्वी का वर्णन करने वाला विज्ञान जो है उसे क्या कहेंगे? भूगोल। तो बात करेंगे कि सबसे पहले भूगोल विषय का अध्ययन किसने किया, उसके बाद किसने किया। क्रमशः अपन भूगोल विषय के अध्येताओं के क्रमिक विकास की ओर आते हैं। तो एक नाम आता है साथियों, हिकेटियस। हिकेटियस नाम के एक भूगोलवेत्ता का नाम काफी प्रचलित है, भूगोल विषय में काफी आम है। हिकेटियस ने सबसे पहले भूगोल का अध्ययन किया। सबसे पहले भूगोल का अध्ययन करने वाले का अगर नाम पूछा जाए तो क्या लिखेंगे? हिकेटियस। इसने सबसे पहले अध्ययन किया किसका साथियों? भूगोल का। और इसकी एक किताब है जस पीरियोड्स करके इसकी एक किताब है। इसके बाद जब प्रारंभ हिकेटियस ने किया तो हिकेटियस को भूगोल का पिता अथवा भूगोल का जनक भी कहा जाता है। तो अगर प्रश्न आए कि हिकेटियस कौन था, तो हिकेटियस ने सबसे पहले भूगोल का अध्ययन किया, इसे भूगोल का पिता अथवा जनक भी कहा जाता है। इसने एक पुस्तक लिखी साथियों, इसकी पुस्तक का नाम कई बार पूछ लिया जाता है। पुस्तक का नाम है जस पीरियोड्स। इसके बाद एक अन्य विद्वान का नाम आता है इरेटोस्थेनीज।
इरेटोस्थेनीज ने एक किताब लिखी है, उसका नाम है ज्योग्राफिका। कई बार सुमेलित करने में दे देते हैं, तो आप याद रखें, हिकेटियस ने लिखी 10 पीरियड्स और इरेटोस्थेनीज ने लिखी ज्योग्राफिका करके बुक है। ये मुख्य दो विद्वान देखने मिलते हैं। आगे जाके जब भूगोल का विस्तृत अध्ययन करते हैं तो काफ़ी सारे जनक के नाम आते हैं, वो अभी फिलहाल हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये भूगोल का कुछ प्रारंभिक परिचय है साथियों। आगे बात करते हैं कि हमने बात की साथियों कि हमने समझा भूगोल क्या है, पृथ्वी का अध्ययन है। भूगोल बेसिकली क्या है, पृथ्वी का अध्ययन करना है। तो इसमें एक शब्द आया है पृथ्वी। पृथ्वी वो ग्रह है जिस पे हम सभी निवास करते हैं। तो पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए या पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति को ज्ञात करने के लिए काल्पनिक रेखाओं का एक जाल बनाया गया। साथियों ये रेखाएं जो है, आपने ग्लोब देखा होगा। ग्लोब क्या है, ग्लोब जो है साथियों वो पृथ्वी का प्रतिरूप है। ग्लोब जो है वो पृथ्वी का प्रतिरूप है। तो ग्लोब पर आपने आड़ी और खड़ी रेखाएं या लंबवत और ऊर्ध्वाधर रेखाएं देखी होंगी। तो उन रेखाओं को कहा जाता है अक्षांश व देशांतर। अक्षांश व देशांतर रेखाएं। तो हम जानेंगे कि बेसिकली अक्षांश रेखाएं होती क्या है और देशांतर रेखाएं कौन सी हैं। तो पृथ्वी पर जो रेखाएं आपको आड़ी दिखें, अक्षांश को अंग्रेजी में कहते हैं लेटीट्यूड और देशांतर को कहते हैं लॉन्गिट्यूड। लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो जो रेखाएं आपको नक्शे में ऐसे आड़ी दिखें, इसको याद करने का तरीका यह है कि अगर आपको अक्षांश से, हिंदी माध्यम से अक्षांश से याद करना है तो अक्षांश का अ ले लें और ये रेखाएं कैसी होती हैं, आड़ी। तो साथियों जो भी रेखाएं आड़ी है उनको कहते हैं अक्षांश और इंग्लिश में नाम है लेटीट्यूड या लेटी हुई रेखाएं, उनको क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखाएं। अब देशांतर रेखाओं की अगर बात करें तो देशांतर रेखाएं इस प्रकार की जो आपको खड़ी रेखाएं मिलेंगी वो रेखाएं क्या कहलाएंगी साथियों, देशांतर। जब आपको अक्षांश रेखाओं के बारे में जानकारी होगी कि अक्षांश रेखाएं कहते किन्हें हैं, तब आप देशांतर रेखाओं के बारे में भी आराम से पता लगा सकेंगे। तो ये तो काफ़ी जो है मूल परिचय हो गया कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं का। आगे चलते हैं, इनके बारे में थोड़ी सी विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं आखिर बनी कैसे। तो साथियों इसमें आप देखेंगे कि यह मैंने पृथ्वी का एक रेखा चित्र बनाया है। इस पे 0 डिग्री अक्षांश क्या है साथियों, ये 0 डिग्री अक्षांश। हमने पूर्व में चर्चा की कि आड़ी रेखा जो भी होगी वो क्या कहलाएगी, अक्षांश। तो ये 0 डिग्री अक्षांश है, पृथ्वी को 2 भागों में बांट रही है, मतलब भूमि को 2 भागों में बांट रही है, भूमि के मध्य में है, तो इसे कहेंगे भूमध्य रेखा। क्या कहेंगे साथियों, भूमध्य रेखा। अब एक चीज है, कई बार कंफ्यूजन होता है कि अक्षांश और अक्षांश रेखाएं हैं क्या। तो जैसा कि आपको नोट्स में दिख भी रहा होगा, इसी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखिए, अगर अक्षांश रेखा से, अगर 0 डिग्री अक्षांश रेखा से 1-1 डिग्री के कोण बनाए जाए, कितने डिग्री के, 1-1 डिग्री के अगर कोण बनाए जाए साथियों, तो आप देखेंगे कि कितने कोण बनेंगे, 90 डिग्री तक के कोण हम एक तरफ बनाएंगे तो कितने बनेंगे, 90 डिग्री। अच्छा एक चीज और, 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है साथियों, 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को आप देख रहे होंगे कि 2 भागों में बांट रही है। ये दिशा कौन सी है, उत्तर, और ये दक्षिण दिशा। तो ये पृथ्वी एक गोला है और भूमध्य रेखा ने इनको आधे आधे गोले यानी अर्धगोले में विभाजित किया है। तो उत्तर की तरफ जो अर्धगोला है इसे पुकारेंगे साथियों उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे की तरफ जो है दक्षिण की तरफ, इसको कहेंगे हम दक्षिणी गोलार्ध। तो हम बात कर रहे हैं साथियों कि उत्तरी गोलार्ध में अगर भूमध्य रेखा से 1-1 डिग्री के कोण लिए जाएं तो ये
कुल 90 कोण होते हैं या 90 डिग्री तक के अक्षांश बनते हैं। वहीं साथियों बात की जाए दक्षिण में, इस तरीके के अगर लिए जाए एक एक डिग्री के अंतराल पर, तो इनकी संख्या भी कितनी आएगी साथियों? 90। ये हम बात कर रहे हैं अक्षांशों की, न कि अक्षांश रेखाओं की। तो अब बात करते हैं, ये तो हो गए अक्षांश। अब अक्षांश रेखाएं क्या है? अक्षांश रेखा, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि रेखा बेसिकली होती क्या है। साथियों हम सभी ने पढ़ा है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खींचने के लिए कितने बिंदु आवश्यक है साथियों? 2 बिंदु। 2 बिंदुओं को मिलाने वाली किरण जो होती है वो क्या कहलाती है? रेखा। अर्थात रेखा होने के लिए 2 बिंदुओं का होना आवश्यक है। उसके बाद हम बात करें, जैसे एक एक डिग्री के अंतराल पर हमने कोण लिए, तो भूमध्य रेखा के समांतर, साथियों मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा कि भूमध्य रेखा के समांतर एक एक डिग्री के अंतराल से अगर समांतर रेखाएं खींची जाए, भूमध्य रेखा के अगर एक एक डिग्री का अंतराल लेकर समांतर रेखाएं खींची जाए, तो साथियों यही रेखाएं क्या कहलाएंगी? आपकी अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं। अब चलते साथियों नोट्स की तरफ। आपको एक चीज ध्यान रखनी है भूगोल विषय में कि जब प्रश्न पूछा जाए, जब कभी भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको फैक्ट याद होने के बावजूद भी आप उसे कई बार गलत कर देते हैं, हम सब गलती करते हैं। तो इसका सबसे आसान उपाय है कि उसकी जो छवि है उसका चित्र हमने मानस पटल पर ले लें, ताकि उससे क्या है प्रश्न गलत नहीं होंगे, और वो कैसे करना है इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली चीज प्रारंभ में ही चर्चा की कि पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाओं को खींचा गया है जिन्हें अक्षांश और देशांतर कहा जाता है। तो सबसे पहला बिंदु है अक्षांश रेखाओं में। अक्षांश रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो पूर्व से पश्चिम वृत्त बनाती हैं। साथियों ये दिशा हो गई पूर्व और ये हो गई पश्चिम। ये पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व वृत्त बनाती हैं। ये पृथ्वी का जैसे अग्रभाग आपको दृष्टिगोचर होता है, तो इसके बाद भी ये घूमकर आती है, तो ये एक तरह का वृत्त बनाती है। तो अक्षांश रेखाएं पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम वृत्त बनाती है। उसके बाद साथियों दूसरा बिंदु आता है कि अक्षांशों की संख्या और अक्षांश रेखाओं की संख्या को लेकर अधिकतर जो है उलझन भ्रम की स्थिति बनी रहती है। तो हम देखेंगे अक्षांश, और यहाँ लिखा है अक्षांशों की संख्या है 181। इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं, देखेंगे आप। जैसे 90 अक्षांश तो हो गए उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में कितने हुए साथियों? 90 अक्षांश। 90 अक्षांश हो गए। और दक्षिणी गोलार्ध में कितने हो गए? 90। 90 किसके हैं? उत्तरी गोलार्ध के। और 90 किसके हैं? दक्षिणी गोलार्ध के। ये कुल कितने होते साथियों? 180 अक्षांश हो जाते हैं। इसके बाद अगर 0 डिग्री अक्षांश भी इसमें सम्मिलित करते हैं, क्योंकि ये भी अक्षांशों के अंतर्गत ही है, तो इसमें एक और जोड़ देने पर ये 181 अक्षांश बन जाते हैं। तो साथियों अगर अक्षांश की संख्या पूछी जाए, किसकी? अक्षांश की संख्या अगर पूछी जाए तो कितनी है? 181। अब हम बात करेंगे अक्षांश रेखाओं के बारे में। हमने चर्चा की कि 2 बिंदुओं को मिलाने वाली किरण ही क्या कहलाती है? रेखा। तो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश केवल एक बिंदु के रूप में विद्यमान है। केवल एक बिंदु के रूप में ये विद्यमान है। तो साथियों क्या एक बिंदु से रेखा खींची जा सकेगी? आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि एक बिंदु से कोई भी रेखा नहीं खींची जा सकती, हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। तो कुल अक्षांश जो है 181, 181, इसमें से हमें 2 अक्षांश घटाने पड़ेंगे, एक ये और एक ये। तो 181 में से जब हम 2 घटा देंगे, क्योंकि 2 अक्षांशों पर रेखाएं बनना संभव नहीं है, तो संख्या आएगी 179। और साथियों अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 179। एक बार पुनः दोहरान करता हूं, ध्यान से सुनिएगा कि भूमध्य रेखा से एक एक डिग्री का कोण लेने पर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में क्रमशः 90-90 अक्षांशों का निर्माण होता है। उसके बाद हमने जाना कि रेखा खींचने के लिए 2 बिंदुओं का होना आवश्यक है। उसके बाद हमने अध्ययन किया कि 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश केवल एक बिंदु के रूप में विद्यमान है और वहां पर किसी प्रकार की रेखा खींचना संभव नहीं है। इसलिए 181 में से 2 घटाए तो कितने बचे? 179। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 179। अच्छा एक चीज, अगला बिंदु कहता है कि सभी अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के समांतर होती है। तो साथियों आपको बस ये चित्र देखना है और चित्र से ही हम
फैक्ट निकालेंगे। भूगोल विषय इसी कंसेप्ट पर आधारित रहता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि सभी अक्षांश रेखाएं किसके समांतर हैं? भूमध्य रेखा के। तो बात हो गई सभी अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के समांतर होती हैं। उसके बाद बात करें कि सभी अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार होती हैं, अर्थात वृत्त बनाती हैं। ये भी हमने जाना कि ये रेखा का अग्रभाग दिख रहा है परंतु पृथ्वी गोल है और साथ ही घूमकर एक वृत्त का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एक वृत्त का निर्माण करती है। अब देखेंगे अगला स्टेटमेंट है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी हमेशा समान होती है। आप देख रहे होंगे कि भूमध्य रेखा के सभी रेखाएं समांतर हैं और बिल्कुल एक एक डिग्री के अंतराल पर खींची गई है। तो जब रेखाएं समांतर खींची जाती है, एक समान खींची जाती है, तो उनके बीच की दूरी भी समान होती है। अब एक महत्वपूर्ण तथ्य है साथियों कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी, दो अक्षांशों के बीच की दूरी ये कितनी होगी? अगर एक एक डिग्री का अंतराल है तो 111 किलोमीटर। तो ये कुछ अक्षांश रेखाओं की विशेषता हो गई। ये स्टेटमेंट हमने इसलिए लगाए हैं क्योंकि सीधे आजकल प्रश्न सीधे तौर पर बहुत कम पूछे जाते हैं। विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछने का जो है चलन है उसमें सही कथन, गलत कथन, सही कूट का चयन करें या अक्षांश रेखाओं के बारे में सही या गलत कथन है उसमें सीधे से ही कथन पूछ लिए जाते हैं। इसलिए आप एक कथन याद रखें और कभी भी भूगोल पढ़ते हुए आपको कई दिक्कत हो तो आप जो लिखा हुआ है उसको ड्रॉ करके उसका रेखा चित्र या मानचित्र में उसको दर्शा के आसानी से समझ सकते हैं। तो आशा करता हूं यहां तक समझ आया होगा। चलते हैं अगली जानकारियों की तरफ। अब हम बात करते हैं साथियों अक्षांश रेखाओं की पुनः। आप बस चित्र को याद रखें, चित्र से अपने आप तथ्य निकलेंगे। जैसे कि हम नए नए तथ्य निकालेंगे कि सबसे लंबी अक्षांश रेखा, अब साथियों ये है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। तो आप देख पा रहे होंगे कि सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा। लिखा भी है कि सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी साथियों? भूमध्य रेखा है। या यूं कहा जाए इसी को दूसरे शब्दों में कि अक्षांश रेखा की सर्वाधिक लंबाई कहां पाई जाती है? तो 0 डिग्री अक्षांश पे। तो सीधा सा है कि सबसे लंबाई अक्षांश रेखाओं की कहां पाई जाती है? तो 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा पर। आगे बात करें कि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान रहती है। यह तथ्य साथियों इंपॉर्टेंट है, आपको इसको थोड़ा सा विशेष ध्यान के साथ में पढ़ना है कि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान रहती है। यानी ये दूरी जो है साथियों, ये लेंथ जो है ये हमेशा समान रहेगी। कारण क्या है कि भूमध्य रेखा के समांतर ये खींची गई है। तो पढ़ते हैं इसे कि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान रहती है जबकि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर लंबाई कम होती है। तो स्पष्ट रूप से आपको इसमें दिख रहा होगा कि अक्षांश रेखा पर सबसे लंबाई, परंतु भूमध्य रेखा की ओर क्रमशः जाने पर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, चाहे उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव हो, तो लंबाई में क्या आएगी साथियों? लंबाई कम होगी। ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखें अपन कि अक्षांश रेखाओं के आधार पर ही ताप कटिबंध का निर्माण होता है। अब जो कंसेप्ट आने वाला है वो कुछ उसमें जलवायु का भी भाग होगा, इसलिए थोड़ा सा आप इसको विशेष ध्यान के साथ देखें। सूर्य की स्थिति के आधार पर अक्षांशों से ताप कटिबंध निर्धारित किए जाते हैं, उसको हम इस रेखा चित्र में समझते हैं। साथियों ये पृथ्वी का प्रतिरूप है, ये सूर्य हो गया। तो सूर्य से जब सीधी किरणें पड़ेंगी साथियों, तो ये पड़ेंगी सीधे तौर पे भूमध्य रेखा के आसपास और ध्रुवों की ओर जाने पर ये क्रमशः तिरछी हो जाती है। तो अलग अलग ताप कटिबंधों का निर्माण होता है। अब कौन कौन से ताप कटिबंध है ये हम आगे जानेंगे। साथियों बात करते हैं कि भूमध्य रेखा से उत्तर में स्थित ये आपकी 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा से उत्तर में स्थित अक्षांशों को उत्तरी अक्षांश, भूमध्य रेखा से उत्तर में जो अक्षांश जितने भी होंगे उनको क्या कहेंगे? उत्तरी अक्षांश। इनको कहेंगे उत्तरी अक्षांश। और दक्षिण में होंगे उनको दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, सीधे से कॉमन सेंस की बात है कि उत्तर में जो स्थित है उत्तरी अक्षांश, दक्षिण में जो स्थित है वो दक्षिणी अक्षांश। अब साथियों बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण अक्षांशों की। जैसे 0 डिग्री अक्षांश जो है ये भूमि को 2 भागों में विभाजित करता है मध्य में से, तो इसको कहते हैं भूमध्य रेखा।
भूमध्य रेखा कहते हैं, इसको विषुवतीय रेखा भी कहा जाता है, भूमध्य रेखा या विषुवतीय रेखा भी कहा जाता है। उसके बाद साथियों जब बात करते हैं 23 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की, तो इसे कहा जाता है कर्क। इसे क्या कहा जाता है साथियों? कर्क रेखा। और वहीं बात की जाए 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की, तो इसे क्या कहा जाता है? मकर रेखा। मकर रेखा, ये रेखाएं याद रखें, इससे ही मैं अभी आपको ताप कटिबंध से अवगत करवाऊंगा। 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाती है कर्क रेखा और दक्षिणी कहलाती है मकर रेखा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं साथियों, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाएगी आपकी आर्कटिक व्रत। आर्कटिक व्रत या आर्कटिक रेखा, आर्कटिक व्रत या आर्कटिक रेखा। वहीं 66.5 डिग्री दक्षिण की बात करें साथियों, तो यह रेखा कहलाएगी आपकी अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा। तो ये कुछ प्रमुख रेखाएं हो गई। अच्छा, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव ये है 90 डिग्री, और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव, ये भी हो गया 90 डिग्री। तो ये कुछ सामान्य सा परिचय हो गया। जो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं अधिकतर परीक्षा में पूछी भी जाती हैं, जैसे उदाहरण के लिए प्रश्न है कि मकर रेखा का संबंध किस गोलार्ध से है, तो साथियों आप स्पष्ट तौर पर देख पा रहे होंगे कि ये किस गोलार्ध में है? दक्षिणी गोलार्ध में। अच्छा, कर्क और मकर रेखा तो ध्यान में रह जाती है, परंतु रीट, सेकंड ग्रेड और इन एग्जाम्स में कई बार अंटार्कटिका और आर्कटिक रेखा, इन दोनों को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको थोड़ा सा आप ध्यान रखें क्योंकि नाम हल्के से मिलते जुलते हैं। तो आर्कटिक व्रत ऊपर है उत्तर में और अंटार्कटिक व्रत या अंटार्कटिक रेखा दक्षिण में स्थित है। अब साथियों मैं बात करने वाला हूं ताप कटिबंध के बारे में। पृथ्वी पर जितने भी ताप कटिबंध हैं, ताप विषमता मुख्यतः जो भौगोलिक स्वरूप पर बड़े तौर पर पाई जाती हैं, वो सूर्य और पृथ्वी की आपस में जो स्थिति है उसके अनुसार पाई जाती है। तो देखिए सूर्य की स्थिति कैसे, सूर्य की स्थिति और सौर विकिरण कैसे पृथ्वी की ताप विषमता को प्रभावित करता है। तो जैसे सूर्य है, सूर्य, तो सूर्य साथियों इसकी सीधी किरणें पृथ्वी पे पड़ेंगी, और हमने बात की कि ध्रुवों की तरफ जाते हुए क्रमशः तिरछी हो जाती है। तो जब सीधी किरणें पड़ेंगी, तो सीधी किरणें पड़ने का तात्पर्य है सीधा सा कि अधिक मात्रा में सौर विकिरण प्राप्त होगा, और जब धूप अधिक पड़ेगी तो गर्मी भी अधिक होगी। तो भूमध्य रेखा के आसपास सीधी किरणें पड़ती हैं, तो सीधी किरणें पड़ेंगी तो तापमान उच्च हो जाएगा, और इस कटिबंध को नाम देंगे उष्ण कटिबंध। साथियों जिन अभ्यर्थियों ने भूगोल विषय का पहले अध्ययन नहीं किया है, वो पहली बार कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। आप बस समझने की कोशिश करें, भूगोल विषय को कभी भी रटना नहीं है, आपको सीधे तौर पर इसको समझना है। बस डायग्राम दिमाग में रखें और विशेषताएं अपने आप आपको समझ आ जाएगी। तो ये है उष्ण कटिबंध। उष्ण क्यों कहा? क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें साथियों इस पे पड़ रही है। कहाँ? 0 डिग्री अक्षांश रेखा से 23.5 उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। उसके बाद हम देखेंगे कि ध्रुवों तक जाते हुए साथियों किरणें बहुत तिरछी हो जाती हैं, और तिरछी किरणों का अर्थ है कम धूप, और जब धूप नहीं पड़ेगी तो ठंड होगी, और इतनी कम धूप में तो बर्फ जमेगी। तो ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के आसपास का इलाका ये बिल्कुल शीत होता है। तो जैसे उत्तरी इलाके में ये शीत कटिबंध, दक्षिण में बात की जाए तो ये भी शीत कटिबंध है। मोटे मोटे तौर पर कटिबंधों का परिचय करवा रहा हूं, भारत की जलवायु पढ़ाते समय इसे और भी विस्तृत ढंग से बताया जाएगा। तो बात करें, उष्ण कटिबंध हो गया, शीत कटिबंध हो गया। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर 23.5 और 66.5 उत्तर और 23.5 और 66.5 दक्षिण, इनमें से तो कोई कटिबंध नहीं बताया आपने। तो सीधा सा है, ना तो यहाँ ज्यादा तेज धूप पड़ती है, ना ही इतनी तिरछी किरणें हैं जो यहाँ पर बर्फ जम जाए, तो इनका कुछ मिला जुला जलवायु प्रभाव देखने मिलता है। तो
ये कटिबंध हो गया साथियों शीतोष्ण, जहां हल्की शीत भी है और उष्णता लिए हुए भी है। आशा करता हूं आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। तो ये कुछ ताप कटिबंधों की हमने बात की और किस प्रकार से ताप विभाजन हुआ, प्रमुख अक्षांश हमने इसमें बात की। साथियों, आप भूगोल विषय पढ़ते हुए वीडियो को पॉज करके इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको अध्ययन करने में आसानी हो। उसके बाद अगली बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। देशांतर रेखाओं को बात करें साथियों, तो देशांतर रेखाओं के बारे में कुछ मूलभूत बुनियादी जानकारी लेते हैं। उसके बाद बात करेंगे देशांतर रेखाएं कैसे बनी और किस प्रकार से उनका निर्धारण होता है। तो सबसे पहला बिंदु है कि देशांतर रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं। किस प्रकार की रेखाएं साथियों? काल्पनिक रेखाएं हैं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं। ये अपन चित्र बनाएंगे, उसमें देखेंगे कि किस प्रकार उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिला रही है। अब 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये थोड़ा सा फैक्ट पूछा जाता है, खासकर जो अभ्यर्थी भूगोल विषय विशेष की तैयारी कर रहे हैं, रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या नेट के एग्जाम में भी पूछा जाता है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को निर्धारित करने के लिए साथियों 12 अक्टूबर 1984 1984 12 अक्टूबर 1984 को वॉशिंगटन डीसी में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। और आयोजन का क्या परिणाम निकला? इस सम्मेलन में लंदन के ग्रीनविच, किस स्थान पर? लंदन के ग्रीनविच स्थान से 0 डिग्री देशांतर रेखा निर्धारित की गई। स्थान कौन सा है? लंदन। और शहर कौन सा है? स्थान कौन सा है? ग्रीनविच। इसके बाद हम देखेंगे कि अक्षांश रेखाओं हमने देख ली, इसके बाद देखेंगे देशांतर रेखाएं। तो साथियों, देशांतर रेखाओं को मैं आपको स्पष्ट करूं, सबसे पहली चीज तो ये है, सबसे पहली चीज तो ये कि ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने का कार्य कर रही है, सीधी बात। उसके बाद बात करते हैं कि देशांतर रेखाएं आखिर बनी कैसे। तो अभी तक हमने बात की साथियों कि 12 अक्टूबर 1984 को एक सम्मेलन हुआ, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वॉशिंगटन डीसी में, जिसमें लंदन के ग्रीनविच शहर से 0 डिग्री रेखा निकालना स्वीकृत किया गया। तो ये जैसे पृथ्वी का ये उत्तरी ध्रुव लेता हूं, कौन सा ध्रुव है? जैसे माना कि ये उत्तरी ध्रुव है और ये मैं आपका ले लेता हूं 0 डिग्री देशांतर। ध्यान से समझिएगा साथियों, बेसिक कंसेप्ट है, एक बार में ही समझ में आ जाना चाहिए। गणित विषय का अगर थोड़ा बहुत ज्ञान है तो रेखा गणित में एक कंसेप्ट आता है, संप्रत्य आता है कि एक सरल बिंदु से 360 डिग्री के कोण खींचे जा सकते हैं। एक एक डिग्री के अंतराल पर कितने कोण खींचे जा सकते हैं साथियों? तो 360। तो इस तरीके से हम बात करेंगे 1 डिग्री, 2, 3, तो इस तरीके से क्रमशः ये देशांतर होते होते यहाँ पर कितने देशांतर हो जाएंगे? टोटल 360 डिग्री। और साथियों ऊपर से जो ये रेखाएं जाती हैं, ये इस चित्र में देख सकते हैं, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने का कार्य कर रही है। अब देखते हैं कि देशांतर रेखाओं के बारे में और थोड़ी जानकारी लेते हैं। जैसे ये देशांतर रेखाएं हैं, सबसे पहली बात, सभी देशांतर रेखाएं बनाते हैं। याद रखिएगा, सही और गलत कथन में आता है कि क्या सभी अक्षांश रेखाएं बनाते हैं, क्या सभी देशांतर रेखाएं बनाते हैं? तो कथन 2 सही होगा कि सभी देशांतर रेखाएं बनाते हैं, जबकि सभी अक्षांश रेखाएं नहीं बनाते हैं, क्योंकि 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है मात्र एक बिंदु के रूप में है और केवल एक बिंदु रेखा नहीं बना सकता। उसके बाद हम देखते हैं कि देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार है साथियों, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अक्षांश सारी वृत्ताकार है पर देशांतर कैसी है? अर्धवृत्ताकार। अब अर्धवृत्ताकार कैसे? ये जैसे अगर पूरा वृत्त मान लूं, उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ हुई और ये आई साथियों दक्षिणी ध्रुव पर आकर खत्म हो गई, तो क्या ये पूरा वृत्त बना? नहीं, ये अर्धवृत्त बना है। तो सभी देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती है। उसके बाद देखें कि आपको सीधी सी ये दिख रही होगी कि नया चित्र बना लेते हैं, ये जैसे देशांतर रेखाएं हैं। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की सर्वाधिक दूरी होती है भूमध्य रेखा पर। आप देख पा रहे होंगे, जैसे इसका उदाहरण लें तो सबसे ज्यादा दूरी कहां होती है? यानी कि भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री अक्षांश पर देशांतर रेखाओं की सर्वाधिक दूरी होती है और ध्रुवों की ओर जाते हुए क्रमशः ये पास पास आती हैं। तो जब सर्वाधिक दूरी कितनी होती है? भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री देशांतर का जो अंतर होता है, अंतराल होता है, वो होता है साथियों 111.32
किलोमीटर, यानी 111.32 किलोमीटर ये भूमध्य रेखा पर इनकी सर्वाधिक होती है। और सबसे न्यूनतम दूरी अगर पूछी जाए कि देशांतरों की कहाँ होती है, तो साथियों सीधे तौर पे बताया जा सकता है कि न्यूनतम दूरी कहाँ होती है, ध्रुवों पर। और कितने किलोमीटर, कोई किलोमीटर नहीं साथियों, 0 किलोमीटर, क्योंकि ऊपर जाके ये मिल जाती है और जब एक बिंदु पे मिल जाती है तो वहाँ किसी प्रकार की दूरी नहीं रहती। उसके बाद देशांतर के बारे में और कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। अच्छा, ये हो गई देशांतर की बात। देशांतर की संख्या साथियों, संख्या में कितनी होती है, ये 360 होती है, क्योंकि सभी देशांतर रेखाएं बनाते हैं। अब आगे बात करें, कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कई बार पूछ लिए जाते हैं। जैसे ये ग्लोब है तो कटिबंध, अब कटिबंध पूछा जाता है क्या होता है साथियों, तो दो अक्षांशों के बीच का भाग क्या होता है, कटिबंध। इसको क्या कहेंगे हम, कटिबंध, कटिबंध या जोन कहते हैं। ठीक है, अब वहीं पूछा जाता है कि दो देशांतर के बीच का भाग क्या कहलाएगा, तो साथियों उसको कहेंगे गौर, गौर या वो गौर कहलाता है। और जब ये दोनों मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ग्रिड। तो स्पष्ट है, दो अक्षांशों के बीच का भाग कटिबंध, हमने बात भी की कि ताप कटिबंध, उससे आप याद रख सकते हैं। दो देशांतर के बीच का भाग कहलाता है साथियों गौर, और ये दोनों जहां मिलते हैं उसे ग्रिड कहा जाता है। और एक चीज है ग्रीनविच और भूमध्य रेखा। अच्छा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा जो है, ये मैं बताना भूल गया, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर शहर का नाम देखा था कि ग्रीनविच शहर से गुजरेगी, तो इसको क्या कहा जाता है साथियों, ग्रीनविच रेखा। तो 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं कहां काटती है, तो ये उत्तर होगा आपका अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में एक दूसरे को काटती है, शब्द चेंज करके पूछा जा सकता है कि प्रतिच्छेदित करती है, काटती है या प्रतिच्छेदित करती है। तो ये अक्षांश और देशांतर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का घूर्णन, साथियों पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूर्णन करती है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, बेसिक सा कंसेप्ट है, पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियां साथियों दो प्रकार की होती हैं, एक होती है परिक्रमण और दूसरी होती है परिभ्रमण। परिक्रमण गति क्या होती है साथियों, जब पृथ्वी, जैसे ये सूर्य है और पृथ्वी इसके चारों तरफ जब चक्कर लगाती है, तो ये क्या कहलाती है, परिक्रमण। यानी पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है, शब्द से ही स्पष्ट है, तो ये गति क्या कहलाती है, परिक्रमण गति। और परिभ्रमण गति, जब पृथ्वी अपने ही स्थान पर घूमती है तो उसको क्या कहते हैं, परिभ्रमण गति। अच्छा, परिक्रमण गति जो होती है उससे बनते हैं मौसम, उससे क्या बनते हैं साथियों, मौसम। और परिभ्रमण गति से क्या बनते हैं, दिन और रात। क्या बनते हैं, दिन और रात। तो कभी भी शब्दों में उलझे नहीं, परिक्रमण यानी परिक्रमा करना। पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है तो परिक्रमण गति अपने स्थान पर घूमती है, तो परिभ्रमण गति। अब एक चीज है कि पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, ये एग्जैक्ट डेटा है, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में अपने अक्ष पर एक पूरा घूर्णन जो है पूरा करती है। और मोटे मोटे तौर पर इसे क्या कहा जा सकता है, 24 घंटे में। तो 24 घंटे में एक दिन और रात होते हैं। अच्छा, ये है पृथ्वी, और पृथ्वी की घूर्णन दिशा क्या होगी, इस दिशा में घूमेगी। यानी दिशा क्या है साथियों, दिशा रीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड ग्रेड में भी पूछा जाता है अक्सर कि पृथ्वी के घूमने की दिशा या पृथ्वी के बारे में सही कथन गलत कथन किसी प्रकार से पूछा जाए तो दिशा क्या है, पश्चिम से पूर्व दिशा, ये आप याद रखें। उसके बाद जो है एक फैक्ट है, पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। अब ये हमने कैसे निकाला, जैसे कि हमने बात की कि पृथ्वी 24 घंटे में एक घूर्णन पूरा करती है। पृथ्वी कितने घंटे में घूर्णन पूरा करती है, 24 घंटे में। अब जब अपने अक्ष पर पूरी घूमेगी तो कितने डिग्री घूमेगी, 360 डिग्री। तो साथियों एक घूर्णन पूरा करने में उसको कितना समय लगता है, कितने डिग्री घूमती है, 360 डिग्री। कितने,
360 डिग्री, और कितने घंटे में घूम रही है, तो 24 घंटे में। तो 1 घंटा निकालने के लिए इसका अगर 24 में हम भाग देंगे तो निकलेगा 15, यानी पृथ्वी 1 घंटे में कितना डिग्री घूमेगी साथियों? पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। अब अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगते हैं, तो साथियों ये कैसे निकालें? आप जानते हैं कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो 1 डिग्री कितने मिनट में घूमेगी? इसके लिए इस 1 घंटे को हम क्या करेंगे? मिनट में परिवर्तित करेंगे, और मिनट कितने हो जाएंगे साथियों? 60 मिनट हो जाएंगे। 60 मिनट हो जाएंगे। अब 60 मिनट में हमको क्या ज्ञात करना है कि कितने डिग्री, 1 डिग्री घूमने में, 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? तो 60 में 15 का भाग देंगे तो उत्तर आएगा साथियों 4। तो ये क्या है? 4 मिनट, यानी पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। तो आशा करता हूँ ये सारा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। एक बार पुनः दोहरान, 24 घंटे में 360 डिग्री घूम रही है, तो 1 घंटा पता लगाने के लिए 24 घंटों का भाग 360 डिग्री में दिया गया, जिससे 15 डिग्री उत्तर आया। तो इससे क्या सिद्ध होता है? 1 घंटे में 15 डिग्री। अब हम जानना चाह रहे हैं कि 1 डिग्री में, 1 डिग्री जब घूमेगी तो कितने मिनट लगेंगे? तो घंटे को हमने परिवर्तित किया 60 में, और 60 मिनट कितनी देर, कितनी 60 मिनट में कितनी डिग्री घूमेगी? 15 डिग्री। तो 1 डिग्री निकालने के लिए 60 में 15 का भाग दिया, इससे आए 4 मिनट, यानी पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो जीएमटी क्या साथियों? ग्रीनविच रेखा। तो जीएमटी से पूर्व में जाने पर समय में बढ़ोतरी होती है। क्या होती है साथियों? समय में बढ़ोतरी, और पश्चिम में जाने पर समय घटता है। अब ये कैसे, मैं आपको बताऊं। जैसे ये एक सरल रेखा है, इस पर मैंने ये बना दी 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर या जीएमटी। तो हम बात करेंगे, जैसे जीएमटी बना दी मैंने, तो हमने बात की जीएमटी से पूर्व में जाने पर समय में बढ़ोतरी होती है। तो अगर बढ़ोतरी करनी है, ये पूर्व दिशा है और ये है पश्चिम। तो उदाहरण के लिए जैसे हमने बात की पहले कि 1 घंटे में कितना डिग्री, 1 घंटा कितने डिग्री के बराबर होता है? तो 15 डिग्री। तो जैसे उदाहरण लें 15, 30, 35, 15, 30, 45, 60, 75, 90। तो ये कुछ चीज़ें हैं साथियों। जैसे ये डिग्री है, ये जैसे डिग्री में ले लें अपन, तो इधर हम किस तरफ जा रहे हैं साथियों? पूर्व की तरफ। तो कितना घंटा प्लस होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। और यही हम पश्चिम की बात करें, जैसे पश्चिम में 15 डिग्री गए, 45, 60, 75 और 90। इसमें घटा होगा -1, -2, 3, 4, 5 और 6। तो साथियों सीधी सी बात है कि ग्रीनविच रेखा से पूर्व में जाने पर, ग्रीनविच रेखा में पूर्व में जाने पर प्रति 1 डिग्री में 4 मिनट, यानी ग्रीनविच रेखा से अगर आप पूर्व दिशा में गति करते हैं तो 1 डिग्री में जाने में आपको 4 मिनट का समय लगता है। साथियों कई बार ये कन्फ्यूजन होता है कि हम धीरे चलें तो भी 4 मिनट लगेंगे या तेज चलें तो भी 4 मिनट। साथियों ये हमारी गति के आधार पर नहीं है। ये किस गति के आधार पर है? पृथ्वी की गति के आधार पर। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, कई बार हम इसमें भ्रमित हो जाते हैं। तो सीधी सी बात है कि 1 डिग्री अगर चलेंगे तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा? 4 मिनट, और 15 डिग्री बराबर कितना होगा? 60 मिनट या 1 घंटा। उसके बाद बात करें कि जीएमटी से पश्चिम में जाने पर प्रति 1 डिग्री में, तो जैसे पूर्व में गए तो प्लस हुआ, पश्चिम में जाने पर इसी प्रकार से 1 डिग्री में 4 मिनट और 15 डिग्री में 1 घंटे का घटाव होता है। तो साथियों ये कुछ बेसिक जानकारी हो गई। अब देखते हैं कि इससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं प्रश्न पर। प्रश्न साथियों देख पा रहे होंगे, एक नाविक 30 डिग्री पूर्वी देशांतर से 90 डिग्री पूर्वी देशांतर तक नाव चलाता है।
यात्रा शुरू करते समय उसकी घड़ी में 2 PM का समय था, यानी दोपहर के 2 बजे थे, तो गंतव्य तक पहुंचने में क्या समय होगा। इसी प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो इसको जैसा हमने तरीका समझा उसी से हम बात करते हैं। एक बार ये हमने एक सरल रेखा बना ली, ठीक है। अब ये हमने कर दिया 0 डिग्री। अब कहाँ जा रहा है, जैसे इसको 0 डिग्री बना लिया तो पूर्वी देशांतर में जा रहा है। तो पूर्वी देशांतर बनाते साथियों, ये हो गया आपका 15 डिग्री, 30, 45, 60, 75 और 90। ये कुछ देशांतर बनाए साथियों, क्योंकि इसमें 30 और 90 डिग्री का उल्लेख है। मतलब नाविक चलता है साथियों यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां से स्टार्ट होता है और वो चलता है 90 डिग्री देशांतर तक, पूर्वी देशांतर तक। अब जैसा कि हमने पूर्व में बात की कि हर एक पे 1-1 घंटे की बढ़ोतरी होती है, तो साथियों 1 घंटा, 2, 3, 4 और 5, तो ये कितने हो गए साथियों, 5 घंटे। तो अब नाविक चला था कितनी बजे, 2 PM, 2 PM को चला था, 2 बज रही थी, और वहां पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा, जैसे इसका 1, 2, 3, 4 और 5, तो टोटल कितने घंटे लगे साथियों, टोटल कुल मिलाए तो 5 घंटे का समय इसको लगा, और ये प्लस 5 घंटे इसमें लगा। तो जब चला था तब 2 बज रही थी, तो 2 में हम क्या जोड़ेंगे, 5, तो उत्तर क्या आएगा, 7 बजे होंगे। समय कितना होगा जब नाविक अपने गंतव्य तक पहुंचेगा, 7 बजे तक। एक बार पुनः दोहरान कर लेता हूं साथियों कि 30 डिग्री पूर्वी देशांतर से 90 डिग्री पूर्वी देशांतर तक नाव चलाता है। यात्रा शुरू करने पर 2 बजे का समय था, गंतव्य तक क्या होगा, तो हमने इस ग्राफ से देख लिया। यही बात साथियों अगर पश्चिम की तरफ होती, तो आप जानते हैं पश्चिम की तरफ जाने पर घटाव होता है, तो ये जो 5 घंटे हम इसमें जोड़ रहे थे, ये घंटे हम घटा देते हैं, तो फिर कुछ अलग आंकड़े हमारे सामने आएंगे, ठीक है। तो ये कुछ प्रारंभिक आपका परिचय था अक्षांश और देशांतर रेखाओं को लेकर। अब बात आती है साथियों, जब देशांतर की बात की जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की। ये कंसेप्ट बहुत ही ढंग से समझिएगा साथियों, कई बार इसमें लोग गलती कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ये ग्लोब है, पृथ्वी का प्रतिरूप, उसमें हम देखते हैं कि ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया देशांतर। हम बात करेंगे अक्षांश से, हम बात करेंगे देशांतर की। तो जैसे ये उत्तरी ध्रुव है, जैसे देशांतर रेखा है उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने का काम करती है, तो हम ले रहे हैं उत्तरी ध्रुव को। तो ये जैसे मान लिया मैंने 0 डिग्री देशांतर, या यूं कहें ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा। और ये जो है इसके जस्ट ऑपोजिट में होंगी 180 डिग्री देशांतर रेखा, 180 डिग्री देशांतर रेखा। तो 180 डिग्री देशांतर रेखा ही क्या कहलाती है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या कहलाती है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अब एक चीज है कि जैसे 180 डिग्री है, 180 डिग्री यहां से यहां जाने में समय कितने डिग्री आते हैं, टोटल 180 डिग्री। तो कोई स्टेटमेंट है कि यदि कोई पूर्वी देशांतर से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करके पश्चिमी देशांतर में जाता है तो 1 दिन घट जाता है या उसे 1 दिन का लाभ होता है। तो स्टेटमेंट यहीं से गड़बड़ कंफ्यूज करना शुरू कर देता है। एक चीज है, अगर आपके जीवन में आपको 1 दिन जो आपने जिया है उससे उसको कम कर दिया जाए तो आपका लाभ होगा या हानि। यानी आप अगर कल में वापस चले जाएं, जो बीते हुए कल में, तो लाभ होगा। तो अगर 1 दिन घटेगा तो व्यक्ति को क्या होगा, लाभ होगा। पर किस स्थिति में, पूर्वी देशांतर से अंतर्राष्ट्रीय तिथि पार करके जब वो दक्षिणी भाग में दक्षिणी देशांतर की ओर जाता है। अब ये क्या कंसेप्ट है साथियों कि जैसे 180 डिग्री है, 180 डिग्री ये टोटल उसको पार करने पड़ेंगे, और 15 डिग्री में 1 घंटा पार करता है, तो वो कितने पार करेगा,
ये साथियों 12 घंटे का समय आएगा। तो आप तो सीधा सा स्टेटमेंट याद रखें कि पूर्वी देशांतर को पार करके अगर पश्चिमी देशांतर की ओर जाता है तो एक दिन घट जाएगा। क्या होगा साथियों? एक दिन घट जाएगा। और अगर पश्चिमी देशांतर से अंतर्राष्ट्रीय रेखा को पार करके अगर वो पूर्व में जाएगा, यानी ऐसे अगर आएगा, तो उसको एक दिन का प्लस होगा। ठीक है साथियों, ये कुछ कंसेप्ट थे। अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि कहाँ आपको दिक्कत हुई। साथ ही यूट्यूब चैनल पर हम बात करेंगे कुछ प्रश्नोत्तरी की। वो प्रश्न आपको टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दिए जाएंगे, या जिस भी प्रकार से आप उनको स्वयं के स्तर पर हल करें। जो प्रश्न शेयर किए जाएंगे आगे की कक्षा में उस पर चर्चा की जाएगी। तो धन्यवाद साथियों, हमारे साथ बने रहें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये एक निःशुल्क सेवा है और जितने लोगों तक पहुंचेगी ज्ञान में वृद्धि होगी। धन्यवाद।